हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। चलिए शुरू करते हैं आज नए टॉपिक के साथ, जो है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, ऐसे ही टोटल एलिमेंट्स 118 के करीब होते हैं। मतलब जैसे एलिमेंट्स पढ़े थे हमने, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ऐसे वैसे 118 एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर एक एक एलिमेंट को हम अलग अलग पढ़ने लगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत समय जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा, अलग अलग पढ़ने की बजाय उन एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के उसमें ग्रुप कर दिया जाए। जैसी उनकी प्रॉपर्टीज हैं, जिसकी सेम प्रॉपर्टीज उसको एक ग्रुप में, जिसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज उसको अलग अलग ग्रुप में अरेंज कर दिया जाए। ठीक है, इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल बनाने की सोची कि भाई एक पीरियोडिक टेबल बना दिया जाए जिससे कि पढ़ने में आसानी हो जाए। किसको? एलिमेंट्स को ताकि स्टडी आसानी से किया जा सके। इसलिए उन्होंने क्या बना दी, पीरियोडिक टेबल बना दी। तो उस पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। ठीक है, जैसे कुछ तो थे अर्लियर प्रयास, मतलब जो शुरुआत में किए गए साइंटिस्ट द्वारा। उसके बाद है एक होते हैं लेटर ऑन, मतलब जो कि अभी एक्सेप्टेड है। ठीक है, एक्सेप्टेड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो पहले हम पढ़ेंगे अर्लियर पीरियोडिक ट्रेंड्स, मतलब जो शुरुआत में जो साइंटिस्ट ने बताया था कि पीरियोडिक टेबल कैसे दिखती है, कुछ झलक वहां से देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, बाकी जो नीट है, जेईई है, उसके हिसाब से इसकी कोई वैल्यू है नहीं, फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं कि अर्लियर पीरियोडिक टेबल्स कैसे दिखती थी। ठीक है, इसमें सबसे पहले आती है डोबरनियर ट्रियाड्स। डोबरनियर एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को उसने कैसे अरेंज किया, इन तीन उसमें ट्रियाड्स में, मतलब तीन के ग्रुप में। ट्रियाड कैसे, देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्लोरीन, ब्रोमीन। समझ रहे हो, उसने ऐसे एक ट्रियाड्स बना दिए, तीन के ग्रुप बना दिए, जिन तीनों की प्रॉपर्टी सेम थी। ठीक है, और उसने क्या बताया, जो इनका एटॉमिक वेट है ना, जो बीच वाले का एटॉमिक वेट है ट्रियाड के अंदर, वो क्या है, मीन ऑफ द वेट ऑफ अदर टू। मतलब Na का एटॉमिक वेट लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक वेट का मीन है। मीन मतलब लिथियम का कितना एटॉमिक वेट, 9, पोटेशियम का कितना, 39, तो सोडियम का कितना होगा, 39 प्लस 9 सॉरी, लिथियम का 7 है, 39 प्लस 7/2, 20। ठीक है, तो उसने ऐसे ट्रियाड्स बना दिए जिससे कि आसानी होगी, जिसमें आसानी होगी हमें पढ़ने में प्रॉपर्टीज। ठीक है, तीन के ग्रुप बना दिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयरन, कोबाल्ट, निकल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, ऐसे पर इस थोड़े से एलिमेंट्स की बता पाया था कि भाई थोड़े यही एलिमेंट्स, मतलब लगभग इसी के राउंड का तो वो ट्रियाड्स था, बस थोड़े से ही ग्रुप दे पाया वो, कि भाई तीन के ग्रुप थोड़े ही बता पाया, इसलिए इसकी कोई ज्यादा चली नहीं इसकी बात। इसलिए इसके बाद आते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। आते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये क्या है? ऑक्टेव पता है? ऑक्टेव का मतलब होता है जैसे 8 नोट, 1 2 3 4 5 6 7 8 नोट होते हैं ऑक्टेव में। ठीक है, 8 नोट। ऐसे ही उन 8 नोटों की देखा देखी में न्यूलैंड ने क्या बताया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स फॉर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। क्या बताया? इसने बताया जो पहला एलिमेंट है, इसने एलिमेंट अरेंज कर दिए, और इसने बताया जो मेरी अरेंजमेंट के हिसाब से जो पहला एलिमेंट है और जो 8वां एलिमेंट है, पहले और 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो सेम होंगी। कैसे? इसने कैसे अरेंज किया, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोर। इसने क्या बताया, इसने बताया पहला देखो कौन सा है, पहला लिथियम 1
2 3 4 5 6 7 8 8 कौन सा है? सोडियम। तो इसने क्या बताया, जो इन दोनों की प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होंगी, सेम इज सिमिलर, इन दोनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी। मतलब पहला 8वां बेरिलियम मैग्नीशियम की सेम होगी, बोरोन एल्यूमिनियम। ऑक्टेव्स, जैसे ऑक्टेव्स में 8 नोट होते हैं, ऐसे ही पहला और 8वां की प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। ये किसने बताया था? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये भी नहीं चल पाया ज्यादा, ठीक है। इसने भी थोड़े से बताया। इसने इसकी ड्रॉबैक क्या थी? इसकी ड्रॉबैक ये थी, इसने क्या बताया था, सिर्फ अप टू एटॉमिक वेट 40। इसने जो ये क्लासिफिकेशन की थी, ये सिर्फ 40 एटॉमिक वेट वाला तो की थी, उसके ऊपर ये कर ही नहीं पाया। मतलब ओनली क्लासिफाइड एलिमेंट्स विच वर लाइट, मतलब उसने हल्के एलिमेंट्स को ही क्लासिफाई किया था, उसके ऊपर वो क्लासिफाई नहीं कर पाया, ठीक है। इसलिए इसकी जो बात थी ये क्या होगी? खारिज होगी, ये बात फर्जी थी, ठीक है। इसकी बात में कोई दम था ही नहीं, ठीक है जी। इसके बाद क्या आएगा? न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसके बाद आता है ध्यान से देख लेना, ये अच्छी चीज बता रहा हूं मैं, एक बार देख लेना। लोथर मियर अरेंजमेंट। व्हाट इज लोथर मियर अरेंजमेंट? लोथर मियर एक साइंटिस्ट था, ठीक है, सिंपल सी बात है। लोथर मियर एक साइंटिस्ट था, उसने क्या बताया, उसने क्या किया, उसने ग्राफ प्लॉट कर दिया। मतलब मैं तो ग्राफ प्लॉट करूंगा, कैसे, क्या ग्राफ? देखें इधर, मैं बताऊंगा आपको क्या ग्राफ था, इधर देख लें बस। ग्राफ किसके किसके बीच में था? ग्राफ था एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट। उसने ग्राफ प्लॉट किया एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के लिए। क्या ग्राफ पाया? देखेंगे, इधर देखेंगे ध्यान से। ये बन गया लाइन आली बीच में, कोई बात नहीं, हटा देंगे। उसने क्या किया, उसने ये ग्राफ नोटिस कर लिया, ठीक है। अब इस ग्राफ के अंदर उसने इस ग्राफ को देख के क्या अंदाजा लगाया, जो इस ग्राफ का जो पीक है, जो ये वाले, दूसरा से दिखाता हूं आपको, देखना, ये इन पीकों पे क्या है, इन पीकों पे उसने जो ये जो पीक है, ये पीक कौन से एलिमेंट्स की है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है जी। और जो ये वाली, और उसने क्या देखा, और उसने देखा जो हेलोजेंस है, हेलोजेंस कहां पाए गए? ये रे हेलोजेंस जैसे फ्लोरीन, ब्रोमीन। फिर रह गए एल्कलीन अर्थ मेटल्स कहां पाए गए? ये रे जी, ये रे एल्कलीन अर्थ मेटल्स भी आ गए। एल्कलीन अर्थ मेटल्स जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। अब इस ग्राफ को देख के क्या पता चल रहा है? उसने इस ग्राफ को देख के पता लगाया कि जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं उनकी ग्राफ में सिमिलर पोजीशन है। सिमिलर एलिमेंट्स हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चारों के चार इस ग्राफ में असेंडिंग कर्व के ऊपर है। देखो, फ्लोरीन के ऊपर जाते हुए कर्व में, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी। एल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सारे कहां हैं? पीक्स पे। सारे पीक्स में है या नहीं है? सारे पीक्स में है, ठीक है। और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, एल्कलीन अर्थ मेटल्स, ये सारे कहां हैं? डिसेंडिंग पीक पे। देखो नीचे तो पीक में है या नहीं है ना? तो उसने इससे क्या निकाला? इसने निकाला सिमिलर एलिमेंट्स ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशंस इन द कर्व। उसने क्या बताया कि सिमिलर जो एलिमेंट है, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है, एक जैसी है,
वो सारे के सारे एलिमेंट इस पूरे कर्व के ऊपर कहाँ होंगे, एक जैसी पोजीशंस के ऊपर होंगे, पीक पे। ये देखो, ठीक है, ये देखो सारे के सारे ये सेम, अलग अलग कलर से लिख रखे हैं, सारे सेम, ये एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है, हर पीक पे एक ही पोजीशन, एक जैसी पोजीशंस पे सारे के सारे प्रेजेंट है। ये बात किसने बताई थी? लोथरमियर अरेंजमेंट। लोथरमियर ने ये बात बताई थी। इसका फायदा क्या हुआ लोथरमियर अरेंजमेंट का? लोथरमियर अरेंजमेंट से फायदा हमें ये हुआ कि इसने ये पता लगाया कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ एटॉमिक वेट। मतलब जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की, वो सारी की सारी डिपेंड करती हैं एटॉमिक वेट के ऊपर, ठीक है। वो पीरियोडिक फंक्शन एटॉमिक वेट की, मतलब एटॉमिक वेट पे डिपेंड करती है सारी पीरियोडिसिटी। ये बात सबसे पहले किसने बताई थी? लोथरमियर ने बताई थी। इसलिए इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस हो जाती है, ज्यादा तो नहीं होती, क्वेश्चन नहीं आता कभी, बट फिर भी ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद आता है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, काफी इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न से पहले एक यही ऐसी है जो पढ़ी जाती है, मतलब इसमें से क्वेश्चन भी आ सकता है, आता नहीं लगभग पर आ सकता है, ठीक है। मेंडलीव्स पीरियोडिक, मेंडलीव ने क्या बताया देखेंगे। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की क्या डेफिनेशन है? अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic weight. These properties are called periodic properties. ध्यान से देखेंगे, मेंडलीव ने बताया कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं किसकी? उनके एटॉमिक वेट के। मतलब जो भी प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलता है, जो भी ट्रेंड देखने को मिलता है, जो भी पीरियोडिसिटी देखने को मिलती है, उसके लिए एक ही शख्स जिम्मेदार है, एटॉमिक वेट। ये बताई मेंडलीव ने कि भाई एटॉमिक वेट पे सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बार बार रिपीट होती है, इसलिए इनको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहते हैं, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज व्हिच रिपीट देमसेल्व्स आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो रिपीट करती हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। दीज आर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो मेंडलीव ने बताया इस पूरे जो कहानी मैंने आपको बताई पीरियोडिक टेबल की, इस पूरी कहानी के लिए जिम्मेदार कौन है? एटॉमिक वेट जिम्मेदार है भाई। ये बोला कि भाई लो एटॉमिक वेट ही जिम्मेदार है हर एक कहानी के लिए, और यहाँ पे कोई जिम्मेदार है ही नहीं, ठीक है जी। चलो हमारी ये बात भी मान ली। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल हालांकि एक्सेप्टेड नहीं है, पर इसके कुछ फायदे थे। व्हाट? क्या फायदे थे? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के फायदे देखने से पहले एक बार इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता देते हैं पहले, वो ज्यादा जरूरी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने क्या किया था? ही अरेंज्ड एलिमेंट्स इन 9 ग्रुप्स एंड 6 सीरीज। उसने क्या किया? एलिमेंट्स को 9 ग्रुप इनको कहते हैं ग्रुप, वर्टिकल अरेंजमेंट को ग्रुप्स कहते हैं, और 6 सीरीज। 6 तो सीरीज 6 और 9 ग्रुप्स, 9 ग्रुप्स में और 6 सीरीज में। इन सीरीज को आजकल पीरियड्स कहते हैं हम, ठीक है। उसने इसमें अरेंज कर दिया
ठीक है, मेंडलीव के हिसाब से ऐसे था। और उसने क्या किया, जहां जहां उसको ये लगा कि भाई यहाँ एलिमेंट आ सकता है, वेयर एलिमेंट कुड सफाइस, मतलब जो उस टाइम एलिमेंट नहीं, मेंडलीव बहुत पुरानी बात है, मेंडलीव ने 1860 में दी थी जो पीरियोडिक टेबल दी थी ना उसने 1860 में, उस टाइम 63 एलिमेंट्स थे, सिर्फ मात्र 63 एलिमेंट्स। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि अभी और भी एलिमेंट्स डिस्कवर होने आ गए, ठीक है। तो उसने क्या किया, जहां एलिमेंट्स आने चाहिए वहां उसने जगह छोड़ दी अपने पीरियोडिक टेबल में, कि भाई ही लेफ्ट स्पेस फॉर एलिमेंट्स टू बी डिस्कवर्ड इन हिज पीरियोडिक टेबल, ठीक है। 63 थे, आगे और भी डिस्कवर होने थे, उसने स्पेस छोड़ दी कहां, जहां और एलिमेंट्स आने की संभावना थी, जहां पे प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रही थी, पर प्रॉपर्टी तो मैच हो रही थी पर एलिमेंट डिस्कवर्ड उस टाइम पे नहीं था, ठीक है। इसलिए उसने वो स्पेस खाली छोड़ दी, ठीक है। ऐसे उसने 6 सीरीज और 9 ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया। ये आपकी बुक्स में आराम से दिया होगा, पूरी मेंडलीव पढ़ लेना, यहाँ बताने का कोई फायदा नहीं उसका, ठीक है, पूरी बनाने का, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज तो ये थी। अब देखते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या, यहाँ देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। वाह जी वाह, क्या बात है। एडवांटेज क्या होती है, एडवांटेज क्या फायदा हुआ मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दे, इसकी मानी तो कहीं नहीं चलेगी, तो इसका फायदा क्या हुआ, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल देने का फायदा क्या हुआ, ये देखते हैं क्या है एडवांटेजेस। मेंडलीव पहला बंदा था जिसने पूरी टेबल के फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज किया, और इससे पहले किसी ने किया ही नहीं, ठीक है। ही अरेंज्ड एलिमेंट्स into a periodic table। उसने क्या किया, अरेंज, पहला बंदा था जिसने कि एलिमेंट्स को अरेंज किया पीरियोडिक टेबल में। दूसरी बात, he left space for undiscovered एलिमेंट्स। अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, जो उसको लगता था कि यहाँ पे एलिमेंट्स आएंगे, प्रॉपर्टी मैच हो रही है, पर वो डिस्कवर्ड नहीं थे उस टाइम, उसके लिए उसने क्या किया, स्पेस छोड़ी। जैसे 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 उसने बताया बोरोन, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। उसने क्या, ऐसे इसी ट्रेंड के अंदर उसने देखा यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा और यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा, पर ये दोनों के दोनों एलिमेंट उस टाइम पे डिस्कवर्ड नहीं थे। एल्यूमिनियम के नीचे वाला और सिलिकॉन के नीचे वाला एलिमेंट उस टाइम पे क्या था, डिस्कवर्ड नहीं थे, पर उसको लगा कि इससे मैच करती हुई किसी की प्रॉपर्टी जरूर मिलेगी, ठीक है। तो इसने इस एलिमेंट का नाम क्या दिया, यहाँ जो एलिमेंट आना था उसका नाम दिया इका एल्यूमिनियम, और यहां वाले का नाम क्या दिया, इका सिलिकॉन। बाद में, मतलब कुछ सालों के बाद, कुछ समय के बाद इका एल्यूमिनियम क्या बन गया, डिस्कवर्ड हो गया एलिमेंट। इसको क्या बोलते हैं हम, गैलियम। इका सिलिकॉन भी डिस्कवर हो गया, इसको क्या बोलते हैं, जर्मेनियम। बात समझ में आ रही है, कोई बड़ी बात है नहीं जो समझ में आए, सिंपल सी बातें हैं, समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो उसने क्या बताया कि ये जो एलिमेंट, जो खाली जगह छोड़ी, यहाँ बाद में एलिमेंट डिस्कवर होंगे, बाद में एलिमेंट डिस्कवर हुए, एक एल्यूमिनियम की जगह गैलियम और एक सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम, ठीक है जी, बिल्कुल, ये उसकी बात सच रही। उसके बाद क्या हुआ, 2-3 एडवांटेज थी इसकी। एक और एडवांटेज भी थी कि उसने लगभग सारे के सारे एलिमेंट ठीक ही अरेंज किए थे। मोस्ट ऑफ द ग्रुप्स हैव एलिमेंट्स whose properties were similar। ज्यादातर की सिमिलर ही थी, मतलब एल्कली मेटल हो गए, एल्कली अर्थ मेटल हो गए, हैलोजेंस हो गए, इन सब की जो ग्रुप उसने बनाए थे ये सब लगभग वही थे जो आज भी है, ठीक है। तो मतलब कुछ ना कुछ तो कहीं तक तो उसकी बात सही थी, ठीक है। पर इसकी अब खामियां देखते हैं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की कुछ खामियां भी थी, डिसएडवांटेज, ठीक है जी।
अब ये कुछ गलत करेगा जब भी कोई सही आएगा, बात ठीक है। इसकी बात में कुछ कमी थी, जब भी कोई दूसरा आया और उसने सही पीरियोडिक टेबल दी, ठीक है। क्या थी इसकी डिसएडवांटेज, क्या थी भाई? कुछ तो डिसएडवांटेज थी। क्या डिसएडवांटेज थी? आइए देखते हैं, मेरे साथ चलिए। क्या है डिसएडवांटेजेस? इट कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। वो हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि भाई हाइड्रोजन कहां थे। क्यों? हाइड्रोजन क्या होता है, कई बार तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और किसकी तरह बिहेव करता है, हैलोजेंस की तरह। एक ही होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन, और कई बार क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और कैसे बिहेव करता है, एल्कली मेटल्स की तरह। ठीक है, दोनों बिहेवियर है, हैलोजन वाला भी और एल्कली मेटल वाला भी। तो ये उसकी पोजीशन नहीं बता पाया, उसको कहां अरेंज करें, एल्कली मेटल के साथ अरेंज करें या हैलोजन के साथ अरेंज करें, कहां अरेंज करें, ये बात बता नहीं पाया। कौन? मेंडलीव। मेंडलीव भाई ने ये बात बताई नहीं, इसलिए मेंडलीव भाई क्या हो गए, बर्खास्त हो गए, भाई आपकी बात नहीं मानेंगे हम। ठीक है, मेंडलीव की बात इसलिए नहीं मानेंगे। इसके बाद और भी डिसएडवांटेज थी। क्या? आइसोटोप का नाम सुना होगा आपने, सुना है ना, सभी ने सुना होगा आइसोटोप। व्हाट आर आइसोटोप्स? Isotopes are elements with same atomic number, but different mass या different atomic weight। मेंडलीव के हिसाब से सारा का सारा जो दारोमदार है वो एटॉमिक वेट पे टिका हुआ है। ठीक है, अगर एटॉमिक वेट पे टिका हुआ है तो जो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर तो वही हैं, मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, Cl35 और Cl37, दो आइसोटोप है। इन दोनों को अगर एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंजमेंट होती है एलिमेंट्स की, तो इन दोनों को अलग अलग प्लेस मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? इसकी हक की लड़ाई में तुम हो साथ में या नहीं हो? इनको अलग अलग प्लेस मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए मेंडलीव के साथ। अगर मेंडलीव के हिसाब से चले, मेंडलीव के हिसाब से पीरियोडिक टेबल बनाई उसने जो, तो इनको अलग प्लेस मिलनी चाहिए, क्योंकि इनके क्या है, ये तो अलग है, एटॉमिक वेट तो अलग अलग है, एटॉमिक नंबर बेशक सेम हो, पर उसने अरेंज एटॉमिक वेट पे किए हैं, तो इन दोनों को अलग अलग प्लेस मिलनी चाहिए, पर उसने अलग अलग प्लेस नहीं दी, इन्होंने एक साथ ही अरेंज किया, क्लोरीन की एक ही जगह थी। ठीक है, देयरफॉर इट कुड नॉट एक्सप्लेन, क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया, देयरफॉर इट कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजीशंस ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप की पोजीशन नहीं बता पाए। कोई बात नहीं, मत बता, आगे देख लेंगे। ठीक है, एटॉमिक वेट इसकी नहीं बता पाया, आइसोटोप्स की पोजीशन, और क्या नहीं बता पाया, और इसने क्या गड़बड़ी कर दी मेंडलीव ने, और इसने गड़बड़ी ये कर दी, इट अरेंज्ड एलिमेंट्स with dissimilar properties into same group। एक ही ग्रुप में अरेंज कर दिए। ठीक है, एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी अलग अलग थी, भिन्न भिन्न, उनको एक साथ अरेंज कर दिया। कैसे? उसने क्या किया, एल्कली अर्थ मेटल्स और कोइनेज मेटल्स। एल्कली अर्थ मेटल कौन से? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, इनको अरेंज कर दिया किसके साथ? कोइनेज मेटल, Cu, Au, Ag, इनके साथ। मतलब उसने क्या अरेंज कर दिया, एल्कली अर्थ मेटल्स को और कोइनेज मेटल को एक साथ अरेंज कर दिया एक ग्रुप में, इन वन ग्रुप, अरेंज्ड इन वन ग्रुप। जबकि है दोनों की प्रॉपर्टीज बहुत दूर दूर तक भी सेम नहीं है, बहुत भिन्न भिन्न प्रॉपर्टीज है इनकी, पर फिर भी इनको एक साथ अरेंज कर दिया। ठीक है, ये तो गलती है, ये क्या है, गलत बात है, इसलिए इसका क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। नहीं भाई, इसकी बातें नहीं माननी। ठीक है,
इसलिए इसने क्या किया, एक अलग अलग ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को एक साथ अरेंज कर दिया, इसलिए इसकी बात को नहीं माना गया। ठीक है, ये कुछ क्या थी, मतलब डिसएडवांटेजेस थी इसकी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की, जिसकी वजह से इसकी पीरियोडिक टेबल नहीं चल पाई, इसीलिए दिस वाज डिसरिगार्डेड। सही है, क्या यहां तक आपको बात समझ में आई? मुझे लगता है कि बिल्कुल सिंपल बातें थी। ठीक है जी, आगे इसके बाद हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। वाह जी वाह, क्या बात है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यहीं से सारा खेला शुरू है। ठीक है ना, यहीं से सारी बातें शुरू है, यहीं से क्वेश्चन आएगा तो। और इसके अलावा सब ये जो अभी तक बताया ये सिर्फ कहानी है, ये सिर्फ पढ़ने के काम है, क्वेश्चन नहीं आता इसमें से। ठीक है, जो मेन ध्यान देख लेना ध्यान से, यही टॉपिक है जो आएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। किसने दी ये? मूसुई। किसने दी? मूसुई, गिवन बाय मूसुई। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो लॉ है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, वो क्या कहता है? व्हाट डज इट से? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया था? मूसुई ने दिया था। व्हाट डज इट से? द फिजिकल and chemical properties, the physical and chemical properties of elements are periodic functions of their atomic number. Physical and chemical properties of elements are periodic functions of the atom. मेंडलीव ने बताया था एटॉमिक मास का फंक्शन है, पर मूसुई ने बताया कि एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक नंबर पे। ठीक है, यहां से सारा खेल शुरू है, एटॉमिक नंबर पे सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। किस पे? एटॉमिक नंबर पे। ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के लिए कौन जिम्मेदार है? एटॉमिक नंबर जिम्मेदार है। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्यों जिम्मेदार है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लगभग नंबर ऑफ, होता तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, पर एटॉमिक नंबर क्या दर्शाता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वही मास, एटॉमिक वेट क्या दर्शाता है? वेट ऑफ न्यूक्लियस। क्यों? वेट ऑफ न्यूक्लियस, एटॉमिक वेट न्यूक्लियस दर्शाता है, और एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दर्शाता है। अब एक एटम है, यहाँ न्यूक्लियस है, इसके अराउंड यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो अगर कहीं बाहर गए तो सबसे पहले किसी दूसरी चीज के साथ इंटरेक्शन किसकी होगी? किसी भी दूसरी चीज, कोई भी दूसरा एलिमेंट हो, कोई भी दूसरा एटम हो, उसके साथ सबसे पहले इंटरेक्शन किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की होगी या नहीं होगी? इलेक्ट्रॉन की होगी, या अंदर बैठे न्यूक्लियस की होगी? इलेक्ट्रॉन की होगी। तो जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की, वो किस पे डिपेंड करेंगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेंगी। ठीक है, ठीक बात है, गलत है? न्यूक्लियस तो बहुत अंदर बैठा है, इसकी तो कोई, इसकी क्या इंटरेक्शन होगी? इसकी इंटरेक्शन तो हो ही नहीं सकती बाहर वाले किसी रिएजेंट कह लो या किसी भी चीज के साथ। ठीक है, किसी एलिमेंट एटम के साथ इंटरेक्शन किसकी होगी? इंटरेक्शन होगी इलेक्ट्रॉन्स की। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? नंबर के ऊपर। इसीलिए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की ये बात इसीलिए कामयाब हुई क्योंकि उसने बताया कि एटॉमिक वेट पे डिपेंड करता है, सॉरी एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है क्या? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्यों ये भी बता दिया। ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए सारी की सारी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन पे ही डिपेंड करती है, किसी भी एटम या एलिमेंट की। ठीक है जी, इसके बाद तो ये थी। अब देखते हैं यहाँ पे कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती क्यों है, ये सारा माजरा है क्या, ये देखते हैं। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी क्यों होती है? मतलब सेम प्रॉपर्टीज कुछ अंतराल पे, कुछ पैटर्न के बाद रिपीट क्यों होती है? कारण
It is because due to same outer electronic configuration of elements। क्या कारण है? आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो अलग अलग एलिमेंट्स की, जब वो सेम हो जाती है, अगर दो एलिमेंट्स हैं उनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, 1s2 2s2 2p5, ठीक है, गलत है? बिल्कुल ठीक है। क्लोरीन की क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां लिखनी पड़ेगी ये, वन एस टू 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 and 4p6 सॉरी 4p5, एक बात है, गलत है। ऐसे ही इसकी भी हो जाएगी, इसकी होगी 5p5। तो अब इन सारों के अंदर एक सिमिलरिटी देखो, लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है वो p5 के अंदर है, np5 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 np5, लास्ट का इलेक्ट्रॉन सब में p में है, 2p 3p 4p 5p, इसीलिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर लग रही नहीं लग रही? सब में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो p में, 2p 3p 4p 5, सबकी लास्ट आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, 2p5 3p5 4p5 5p5, ठीक है। इसीलिए क्या है, यही कारण है किसका? पीरियोडिसिटी का। अगर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी तो क्या होगा? पीरियोडिसिटी जरूर होगी, ठीक है। पीरियोडिसिटी का कारण यही है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही है पीरियोडिसिटी का एकमात्र कारण, ठीक है। ऐसे ही उसमें भी हो जाता है जो भी लिख रहा था मैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो जाता है वो ns के अंदर जाता है, ns आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns होती है, ns1, ठीक है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन साथ जो भी देखोगे आप सेम मिलेगी एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर, ठीक है। अब आगे देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसी दिखती है, जो नई मॉडर्न ताजी पीरियोडिक टेबल है, जो एक्सेप्टेड है, जो पढ़ते हैं हम लोग, वो कैसे दिखती है? हाउ डज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लुक? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या है? 7 पीरियड्स, जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रोज, और 18 ग्रुप्स, जिसको हम कहते हैं वर्टिकल रोज, ठीक है जी। ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं और 18 क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात। हाइड्रोजन की जो पोजीशन है, हाइड्रोजन एटम इज प्लेस्ड एट
टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन एटम की प्रॉपर्टी हैलोजेंस और एल्कली मेटल्स दोनों के साथ रिजेंबल करती है, इसलिए हाइड्रोजन एटम को अलग से टॉप पे रखा गया पीरियोडिक टेबल के। ठीक है जी। 2 rows of lanthanides and actinides are placed below the periodic table। पीरियोडिक टेबल के नीचे 2 रोज रखी होती हैं जिनको हम लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स कहते हैं। ठीक है जी। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, और इन लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है। ये दोनों नीचे रखे गए हैं। एच एटम इज प्लेस्ड एट टॉप ऑफ पीरियोडिक टेबल। 7 पीरियड्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है। और क्या प्रॉपर्टीज हैं? होल पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सारे के सारे पीरियोडिक टेबल इन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर क्या है? डिवाइडेड है। आगे बता रहा हूं भी इसी के साथ कि एस, पी, डी और एफ नाम कैसे आए, देखते रहना। ठीक है। ये नोट डाउन कर लो। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसी दिखती है? ये ऐसे दिखती है। ठीक है। अब आप ये पूछोगे एस, पी, डी, एफ क्या है? देखते हैं, इधर देखेंगे। बहुत काम की बात, बिल्कुल जबरदस्त बात बताने जा रहा हूं। ये देखो, ध्यान देना इधर, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया बात बता रहा हूं, ध्यान देना। यहां जो एलिमेंट है, ये वाले जो एलिमेंट है, ये दिख रहे हैं? ये इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। इनको कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS 0 से 1, 0 से 2, सॉरी 0 से 2 नहीं, 1 से 2, सॉरी NS 1 से 2। इनकी सभी की S ब्लॉक, पूरे के पूरे S ब्लॉक, इन सब की इलेक्ट्रॉनिक, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS 1 से 2। मतलब इनका जो लास्ट आउटर शेल होता है उसके अंदर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो, और S ऑर्बिटल के अंदर जाते हैं वो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS 1 से 2। जैसे सोडियम की क्या है? 3s1 लास्ट। पोटेशियम की क्या है? 4s1। ठीक है। रुबिडियम की क्या है? 5s1। ठीक है। सीजियम की क्या है? 6s1। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लास्ट इसमें है NS1। और जो एल्कली अर्थ मेटल होंगे उनको कहते हैं NS, उसके अंदर NS2 होती है। एल्कली मेटल के अंदर NS1 होती है। इस पूरे को एस ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 से 2 ही होती है। ठीक है। NS1 से 2 ही कही जाती है। ठीक है जी। एस ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ठीक है। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ठीक है। ग्रुप 1 जो होता है उसको कहते हैं एल्कली मेटल्स, और ग्रुप 2 जो है उसको कहते हैं एल्कली अर्थ मेटल। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये। उसके बाद आता है डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है जी। डी ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? डी ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी N-1 D, 0 से लेकर 10 तक। NS 0 से लेकर 2। ये होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। मतलब जो डी ब्लॉक एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो N-1 D के अंदर आता है। ठीक है। N-1 D मतलब जो पेनल्टीमेट शेल है, अल्टीमेट शेल तो है ना, जो पेनल्टीमेट शेल है, एक पिछला शेल है, उस शेल के डी ऑर्बिटल के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर। ठीक है जी।
इसलिए इनको कहते हैं डी ब्लॉक। इसके अंदर कितने ही होते हैं, ग्रुप होते हैं, इसके अंदर 10 ग्रुप्स होते हैं। क्यों? क्योंकि डी जो डी ऑर्बिटल है, जो डी सबशेल है, डी सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, हर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन अकोमोडेट इन डी सबशेल इज 10। देयरफॉर 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसीलिए 10 ग्रुप्स होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर। ठीक है, 10 ग्रुप्स 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है जी, इसलिए 10 ग्रुप्स होते हैं ये। ठीक है, उसके बाद ये क्या आ गया इधर, पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? पी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी ns2 np1 से लेके 6। मतलब इनके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा या जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है, जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होती है np1 से 6। ठीक है, जो लास्ट शेल है उसके p ऑर्बिटल के अंदर जाते हैं इलेक्ट्रॉन। p ब्लॉक एलिमेंट के अंदर लास्ट शेल के p ऑर्बिटल के अंदर क्या जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अब p सबशेल जो है, p सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। 3 ऑर्बिटल तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम। तो 1 से लेके 6 तक, जिसमें 1 2 3 4 5 6 एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, एक एक ग्रुप बढ़ता जाएगा, एलिमेंट अरेंज होते जाएंगे। ये हो गया पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसलिए इसको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। नीचे रखे हुए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये होते हैं ग्रुप 13 से लेके 18 तक। ये हो गए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है जी, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है n-2f 0 से 14 n-1 d 0 से 1 ns। ये होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जाता है किसके अंदर, f ऑर्बिटल के अंदर जाता है ऑफ पेनल्टीमेट से एक अंदर वाले शेल के अंदर। ठीक है, ऑफ n-2 शेल, n-2 शेल के f ऑर्बिटल के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है f ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, इसलिए इसको f ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। अब यहां से एक बात तो साफ है, जोन से भी सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा उसी का नाम ब्लॉक का नाम है। ये देखो, p के अंदर जा रहा है p ब्लॉक, d के अंदर जा रहा है d ब्लॉक, और f के अंदर जा रहा है तो f ब्लॉक। ठीक है, जिस भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला जाएगा या लास्ट आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट होंगे जिस भी ऑर्बिटल सबशेल के अंदर, उसी का नाम ब्लॉक का नाम है। यहाँ ऐसे s ब्लॉक, d ब्लॉक, p ब्लॉक एंड f ब्लॉक। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कहीं कुछ कुछ तो आ रही होगी, जरूर आ रही है। ठीक है, अब यहाँ जो है 18वां जो ग्रुप है, 18th ग्रुप, 18th ग्रुप जो p ब्लॉक में है उसको क्या कहते हैं, नोबल गैसेस। उसको नोबल गैसेस कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोज आर स्टेबल एंड इनर्ट, मतलब उनकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन है ns2 np6, उनको किसी की जरूरत नहीं है, वो अलग रहते हैं अपना। ठीक है, इनर्ट होते हैं नोबल गैसेस। ठीक है, उनके अंदर उनको किसी की जरूरत नहीं है। लास्ट ग्रुप 18th ये वाला। ठीक है, ग्रुप 17 होता है हैलोजेंस। ठीक है, कहां से कहां तक, फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक। ठीक है, ये एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक और ये एस ब्लॉक। ठीक है, ये थी एक बेसिक रफ वर्क जो मैंने आपको बताया है पीरियोडिक टेबल का, एस पी डी और एफ में डिवाइड करके। ठीक है, ये नोट कर लो, काफी काम आएंगी ये चीजें। ठीक है, आइए देखते हैं। ये है बेसिक सा रफ स्केच ऑफ एन पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे मैं एलिमेंट्स भरूंगा, आप देखते रहना कैसे भरूंगा, और साथ के साथ सारा आइडिया आ जाएगा कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कैसे कैसे, धीरे धीरे देखते हैं। सबसे पहले क्या भरा जाएगा, सबसे पहले स्कोप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, उसके बाद हीलियम एटॉमिक नंबर 2, उसके बाद क्या भरा जाएगा, हीलियम के बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है,
पहले इलेक्ट्रॉन गया 1s में, ठीक है, सिंपल सा देखना है यहाँ पे 1s में, ठीक है, 1s1 1s2, उसके बाद जाता है 2s में, 2s1 2s2, उसके बाद जाता है 2p में, 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ सबके साथ। 2s1 2s2, उसके बाद 2p में 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6, ठीक है। उसके बाद किसमें जाएगा 3s में, 3s में सोडियम और मैग्नीशियम, 3s1 3s2, उसके बाद 3p में, ठीक है, एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन। सीधी सी बात है, 3s और 3p, ठीक है। यहां किसमें था 2p में, यहां किसमें था 1s में, यहां किसमें था 1s में, यहां किसमें था 2s में। अब यहां पे आपको लग रहा होगा हीलियम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन 1s के अंदर जा रहा है, फिर ये p ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ क्यों प्लेस्ड है? ये इसलिए यहाँ पे प्लेस्ड है क्योंकि ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है इसको कहते हैं हेलोजन, हेलोजन सॉरी नोबल गैसेस, दीज आर इनर्ट विद इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन माने दो है, उसके बाद उसको कोई जरूरत नहीं है किसी भी इलेक्ट्रॉन को लेने या देने की, इसलिए नोबल गैसेस के साथ यहाँ प्लेस्ड होता है। उसके बाद जाएगा 3p के बाद, 3p के बाद जाना चाहिए 3d में या 4s में, 4s में जाना चाहिए क्योंकि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि जो 3d की एनर्जी है वो ज्यादा होती है 4s की कम होती है, इसलिए 4s में भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा आर्गन पोटेशियम और कैल्शियम इसमें जाएगा 4s में। इसके बाद 4s के बाद किसमें जाएगा 3d में, तो ये कहां गया डी ब्लॉक एलिमेंट आ गई नीचे, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक में क्या है स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर और जिंक। कोई समस्या इस पूरी की पूरी बात में? बिल्कुल सिंपल सी बात है, 3d में भर के, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो 3d के अंदर भर के टॉप में 3d, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ये जो लाइन है ये अभी मैंने जो बताई, इस लाइन को यहां से लेकर यहां तक इसको कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। इस डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। जो डी ब्लॉक है ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक, ठीक है। ये कौन से है एस ब्लॉक, ये कौन से है बी ब्लॉक, ठीक है जी। जिंक, जिंक के बाद किसमें जाएगा गैलियम, मतलब 3d के बाद किसमें जाएगा 4p, 4p में क्या जाएगा गैलियम जर्मेनियम इंडियम सेलेनियम ब्रोमीन क्रिप्टॉन, ठीक है जी। कोई समस्या इस पूरी की पूरी बात में? कोई समस्या नहीं। 4p के बाद किस में आएगा 5s में, ठीक है। 4p के बाद 5s में रुबिडियम स्ट्रोंशियम, ठीक है, स्ट्रोंशियम। उसके बाद आएगा स्कैंडियम, स्ट्रोंशियम के नीचे 5s, 5s के बाद किस में जाएगा 4d के अंदर, ठीक है, यट्रियम, ठीक है, यट्रियम के अंदर जाएगा। उसके बाद ये आएगी कौन सी सीरीज, इस पूरी की पूरी सीरीज को कहते हैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। मुझे याद नहीं है इतनी, आप देख लेना आपकी बुक में होगा जरूर, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। उसके बाद यहां किस में गया 4d में गया, किसमें गया 4d में। उसके बाद किस में जाएगा यहां तक 5p के अंदर, ठीक है। उसके बाद 5p के बाद किस में जाएगा 6s के अंदर, 6s के बाद यहां 6s के बाद जाना चाहिए किसमें 4f में जाना चाहिए। 6s के बाद इलेक्ट्रॉन 4f में जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू एनर्जी ऑफ सबशेल्स एज कैलकुलेटेड बाय मी इन प्रीवियस लेक्चर्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया था 6s के बाद इलेक्ट्रॉन जाता है 4f में, ठीक है। 6s रुबिडियम सीजियम, ठीक है, यहां से जाएगा बेरियम, ठीक है, यहां से जाएगा 6s, यहां पे जो अगला है लैंथेनम, ठीक है, एटॉमिक नंबर 57 लैंथेनम, यहां पे जाएगा 3d। लैंथेनम के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है
वो है 3D नहीं, सॉरी, लैंथेनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 5d1 6s2। यहाँ पे जाना चाहिए था 4f के अंदर, गया इलेक्ट्रॉन किसके अंदर, 5d के अंदर, लैंथेनम 57। उसके बाद लैंथेनम के बाद जो अगला है सीजियम, ठीक है, अगला है जो सीजियम, ये कहा 58 एटॉमिक नंबर ऑफ सीजियम, ये अगला आ जाता है लैंथेनाइड्स के अंदर, इसके अंदर लैंथेनाइड्स के अंदर आ जाता है अगला L, इसमें लैंथेनम के अंदर जो जाता है इलेक्ट्रॉन वो जाता है 6s2 एंड 5d1। बट नेक्स्ट सीजियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 6s2 5d1 4f1। समझ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जाना चाहिए था 4f में, गया किसके अंदर, 5d के अंदर, उसके बाद अगला गया 4f के अंदर, ठीक है। फिर क्या होगा, 58 से आगे 14 इलेक्ट्रॉन भरेंगे f सबशेल के अंदर, सीजियम से लेके ल्यूटिटियम तक, ठीक है, सीजियम से लेके ल्यूटिटियम तक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ल्यूटिटियम तक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 71 एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉन भरेंगे 4f सबशेल के अंदर, सीजियम से लेके ल्यूटिटियम तक, ठीक है। इसका सिंबल नहीं आता मेरे को, LT या LU, LE या LT में से एक है, देख लेना। एटॉमिक नंबर 71 4f में, ठीक है, 4f तक भर गए। 4f के बाद यहाँ जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो होगा 5d2, ठीक है, यहाँ जो एलिमेंट आएगा 5d2, यहाँ से लेके और यहाँ तक कौन सी भरेगी, 5d जो सबशेल है वो भरेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसलिए इसको कहा जाता है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। उसके बाद वही 5d के बाद किसके अंदर, 6d के अंदर, ऐसे ही 7s, यहां क्या आएगा, एक्टिनियम, दो तो 7s में चले गए, फिर एक्टिनियम आ जाता है यहाँ 89 एटॉमिक नंबर, एक्टिनियम के अंदर फिर 7s2 6d1 जाना चाहिए था किसके अंदर, 5f के अंदर, गया किसके अंदर, 6d के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे आता है पहला थोरियम, TH थोरियम, 90 एटॉमिक नंबर ऑफ थोरियम, यहाँ पे थोरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 7s2 6d2 5f0। और तो छोड़ो, थोरियम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन 5f के अंदर नहीं आता, थोरियम के अंदर आना चाहिए 5f के अंदर, क्योंकि एक्टिनाइड्स में आ गया ये नीचे, ठीक है। पर फिर भी थोरियम को एक्टिनाइड्स के साथ ही रखा जाता है, क्योंकि थोरियम की सारी प्रॉपर्टीज एक्टिनाइड्स की तरह ही होती हैं, मतलब थोरियम एक्टिनाइड्स को ही रिप्रेजेंट करता है लगभग, इसीलिए थोरियम को एक्टिनाइड्स के साथ रखा गया। जबकि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 6d के अंदर जाता है, 5f के अंदर नहीं जाता, 5f0 होता है। इसके बाद 5f2 आएगा यहाँ, 5f2 5f3 4 5 15 5f14 तक, 5f14 तक ये भरेगा एटॉमिक नंबर 103 लोरेंशियम तक, ठीक है, लोरेंशियम तक भरेगा एटॉमिक नंबर 103 5f14, यहां तक भरेगा कौन, 5f सबशेल भरेगा यहाँ पे, ठीक है। एनामलस यहाँ थी थोरियम की क्या थी, 7s2 6d2 5f0, जबकि 5f में कुछ ना कुछ आना चाहिए था, ठीक है। इन दोनों की भी क्या है, एनामलस है, जानी चाहिए किसके अंदर, 4f और 5f के अंदर जाना चाहिए, जाता है किसके अंदर, 5d और 6d के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये जो सारे हैं लगभग एलिमेंट्स, ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में आ जाते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिव मतलब जो सिर्फ लैब में बनाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। मैं इसको फिर भी पूरे कर देता हूँ, ब्रोमीन, आयोडीन, सेलेनियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम। चलो आप लोग देख लेना बुक में, मुझे भी याद नहीं आ रही है, ठीक है, आप लोग ये देख लेना, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। ये है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये सेकंड ट्रांजिशन, ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ये है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको कहते हैं हम एल्कली मेटल, इनको कहते हैं एल्कली अर्थ मेटल, ठीक है जी। इनको कहते हैं नोबल गैसेस और इनको कहते हैं हैलोजेंस, इनको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है।
ये सारी की सारी बात क्या आप लोगों को समझ में आ गई, मेरे को लगता है होंगी। ठीक है, बाकी आप इस पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल को एक बार देखना और अपनी बुक्स में से देखना क्या क्या है। ठीक है, फिर आपको ये पूरी की पूरी चीजें जो मैंने बताई हैं सारी की सारी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये नोट कर लेना पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मैंने ये लिख दिए जो नहीं थे। ठीक है, ये पूरी की पूरी नोट कर लेना और ये बहुत काम आएगी, अपनी बुक्स में से देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कुछ थोड़ी बहुत बातें जो रहेगी इसके बारे में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के बारे में 2-3 बातें वो बता देता हूं मैं, फिर सेशन को एंड करेंगे। ठीक है, क्या बातें हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहते हैं हम? मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, डी ब्लॉक को कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि ट्रांजिशन एस और पी के बीच के होते हैं, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। और जो एफ ब्लॉक होते हैं इनको कहते हैं इनर ट्रांजिशन, मतलब डी के भी अंदर होते हैं, मतलब डी से भी ट्रांजिशन के भी ट्रांजिशन, इसलिए इनको कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। एस ब्लॉक की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? एस ब्लॉक लगभग एल्कली मेटल्स होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। क्या होते हैं ये? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, वेरी रिएक्टिव। ठीक है, कभी अकेले नहीं पाए जाते, नेवर फाउंड इन अनरिएक्टेड स्टेट। अनरिएक्टेड स्टेट में एस ब्लॉक एलिमेंट बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, जनरल वैलेंसी क्या होती है? +1 या +2। ठीक है, ये होती है इनकी जनरल वैलेंसी। ठीक है, ये एस ब्लॉक जनरली मेटल्स होते हैं, जनरल मेटल्स। ठीक है, ये होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी। मेटल होते हैं हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वेरी रिएक्टिव, नेवर फाउंड इन अनरिएक्टेड स्टेट, +1 इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो वैलेंसी होती है। पी ब्लॉक एलिमेंट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव सारे तो नहीं होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट मेनली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। और क्या होता है? ज्यादातर इसमें नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल मोस्टली। जितना ग्रुप नंबर बढ़ता जाएगा 17, 18 तक तो बिल्कुल, 16, 17 तक तो बहुत ज्यादा नॉन मेटली करेक्टर आ जाते हैं इनके अंदर मोस्टली। ठीक है, जनरली यूज्ड इन मैनी प्रोसेसेस, बहुत ज्यादा काम होता है इनका, मतलब ज्यादातर यही पढ़े जाते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, हैलोजेंस भी होते हैं इनके अंदर जो कि बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, हैलोजेंस, और नोबल गैसेस भी होते हैं जो कि अनरिएक्टेड होते हैं। ठीक है, सब कुछ होता है पी ब्लॉक के अंदर। फिर आता है डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट यहाँ लिख देंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए क्या लिखेंगे? डी ब्लॉक के लिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? जनरली हार्ड, ब्रिटल, मैलेबल मेटल्स। जनरली मेटल होते हैं, हार्ड दोस्टली मेटल होते हैं, वो होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक फॉर्म वेरियस complexes are found in many oxidation states. इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स बहुत ज्यादा होती हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं इनकी डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर। आर यूज्ड एज कैटलिस्ट,
कैटलिस्ट की तरह भी इनको यूज किया जाता है। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बहुत सारे पढ़ जाते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे हम 12th में, ठीक है, बहुत सारे पढ़े जाते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा होती है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? जनरली रेडियो एक्टिव, ये भी फॉर्म वेरियस कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। ये कुछ बातें थी एस पी डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की और पीरियोडिक टेबल की, ठीक है। ये बात यहाँ तक क्या आपको समझ में है? मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। कुछ भी बात इनमें से आपको अगर नहीं समझ में आई हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, मैं आपको सारा का सारा बता दूंगा दोबारा से, ठीक है। इसको नोट कर लें, ठीक है। ये तो थोड़ा सा यहाँ पे कंजेक्ट होगी, ठीक है, भीड़ सी होगी, आप आराम से अपने नोटबुक में नोट कर लें और इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगले लेक्चर में बताऊंगा मैं आपको सारी की सारी बची हुई बातें, जैसे कि पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज, जैसे कि एटॉमिक रेडियाई होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, बाकी सारी चीजें, ठीक है। तब तक के लिए इसको रिवाइज करें और अपनी बुक्स में से जरूर पढ़ लेना इसको, जो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल बताई है, तभी आपको समझ में आ पाएगी, ठीक है। इसके बाद अगले सेशन में मिलेंगे जिसमें मैं आपको बाकी बची हुई चीजें चैप्टर की बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें मेरे साथ। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।